Okay. Yes. हाँ. Can we say that a country should be only say a modern country having the constitution as well as secular country and foreign country? नहीं, modern country has a constitution नहीं. Every country has a constitution. Secular country means where sovereignty lies with the state rather than with the church. ठीक है. तो we have understood polity. It is about political system. Political system is about studying state. And which state are we studying? We are studying modern state. The origin of modern state formally is taken from Treaty of Westphalia. And in Treaty of Westphalia, which principle was accepted? That is the principle of sovereignty. That is why we call it as a sovereign or most essential feature. Fine. Now just write, एक प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से लिखो. हाँ. सॉवरेनिटी लाइज विद द स्टेट है. ठीक है. अब स्टेट में लोग होते हैं और गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंटेलिटी है. गवर्नमेंट के थ्रू काम किया जाता है. ठीक है. आप आगे आ जाओ, इतना पीछे क्यों बैठो. यस, व्हाट इज द क्वेश्चन? ये बताते हैं अभी. यस, यू कम फॉरवर्ड. जरा इनको बोलो पीछे लाइट खोले और आगे आए. और माइक कहाँ है? तो लास्ट पॉइंट क्या था हमारा फिर? आपको समझ में आया डी जूरे डी फैक्टो? जब डी जूरे देखना है तो पर्सन को देखना है, और नॉमिनल एंड रियल वाले देखना है तो इंस्टीट्यूशन को देखना है. ठीक है. यस, कम फॉरवर्ड फर्स्ट. ओके, तो वी वर डूइंग टाइप्स ऑफ सॉवरेनिटी. या बताइए. ठीक है, पहले बैठो. माइक के बिना नहीं होगा, इसलिए लेट द माइक कम, देन आई विल हैंडल दिस. इधर आगे आओ. तो इनका क्वेश्चन है कि सॉवरेनिटी किसके पास होती है? sovereignty lies with state, sovereignty lies with the people. यहाँ माइक भी लेके आओ. ठीक है. उसके लिए आपको एक और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा. तो टाइप्स ऑफ सॉवरेनिटी फिर पढ़ो. ऐसे एक फिर से लिखो, एक और टाइप्स. इसमें तो कोई कंफ्यूजन अब नहीं बचा. नहीं बचा. ये वर्ड ही गलत है एक्चुअली, जो नॉमिनल सॉवरेनिटी एंड रियल सॉवरेनिटी, ये वर्ड ही गलत है. ये होना ही नहीं चाहिए. ठीक है. जीएससीएस की बुक्स में भले होता हो, पॉलिटिकल साइंस की बुक्स में नहीं होता है वर्ड. यही वर्ड होता है बस. ठीक है. अब लक्ष्मीकांत में ऐसा लिख दिया गया इसलिए कंफ्यूजन होने लगता है. तो नॉमिनल हेड है और रियल हेड है. सॉवरेनिटी की बात नहीं की जा रही वहां. ठीक है. तो अब इनका जो क्वेश्चन है, सॉवरेनिटी लाइज विद द पीपल और विद द गवर्नमेंट इन अ स्टेट. ठीक है. उसके लिए वी विल अंडरस्टैंड अगेन अ कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ सॉवरेनिटीज या थियरीज. वी कैन कॉल इट एज theories of sovereignty. ठीक है. that sovereignty lie with state or people what. ठीक है. तो there are 3 theories of sovereignty.
given by three, अभी लिखो नहीं, पहले समझो, given by the three modern philosophers. All the three modern philosophers have very important contribution in explaining the concept of modern state. Who are these three modern philosophers? One is Hobbes, and on ideas of Hobbes modern state is based. ठीक है. नेक्स्ट फिलोसोफर है जॉन लॉक, और थर्ड फिलोसोफर है रूसो. और मॉडर्न स्टेट, it has also evolved, it has not remained static. Now in general studies it is not required, but in political science we see evolution of modern state, and there we see that the rise of modern state is parallel to the rise of capitalism actually. तो मॉडर्न एज और कैपिटलिज्म एक ही चीज है, राइज ऑफ कैपिटलिज्म एंड राइज ऑफ मॉडर्न एज. और मॉडर्न स्टेट इज एक्चुअली इंस्टीट्यूशन ऑफ कैपिटलिज्म. तो कैपिटलिज्म के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कैपिटलिज्म, इट्स नेचर हैज चेंज्ड, बट आपको उतनी उस बात की जरूरत नहीं है. तो एक इवोल्यूशन है. पहले क्या था, हाउ दिस थिंग हैज इवॉल्व्ड. तो सबसे पहले मेडिवल एज था. इन मेडिवल एज देयर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चर्च एंड स्टेट, प्लस देयर वॉज ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन किंग्स एंड फ्यूडल लॉर्ड्स. ओके, सो इन एवरी एज सम coalition of powers are formed. So in modern age, capitalists and the kings combined, and church fathers and feudal lords combined, which you will study in world history. ठीक है. तो हॉब्स है से फर्स्ट कैपिटलिस्ट स्कॉलर. तो शुरुआत में कैपिटलिस्ट नीडेड स्ट्रॉन्ग किंग्स टू डिफीट फ्यूडल लॉर्ड्स. तो दैट टाइम दे सेट सॉवरेनिटी लाई विद द स्टेट, क्योंकि फ्यूडल लॉर्ड्स को सपोर्ट कर रहे थे चर्च. तो इन्होंने कह दिया सॉवरेनिटी लाइज विद द स्टेट, स्टेट एज अ इंस्टीट्यूशन. दिस सॉवरेनिटी इज कॉल्ड लीगल सॉवरेनिटी. प्रीलिम्स में ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि व्हाट इज लीगल सॉवरेनिटी. लीगल सॉवरेनिटी लाइज विद द स्टेट. लीगल सॉवरेनिटी मीन्स सुप्रीम पावर टू मेक लॉ lies with the state and not with the church. Is this point clear? Now Locke has given the concept of political sovereignty. Political sovereignty lies with the government. ठीक है, who actually exercises politics में, who actually exercises power. Politics is exercise of power. ठीक है. तो sovereignty of state is exercised by whom? तो इन्होंने बताया political conception समझो, and sovereignty lie with government. Okay. Then came Rousseau, and people asked, the sovereignty which you have, what is the source of it? Is God the source? So in modern times, God is not given too much importance in modern societies. So they said people are the source. Now Rousseau is associated with concept of popular sovereignty. ठीक है, sovereignty lies with the people, but this happened gradually. Hobbes belonged to the time of Puritan revolution,
Locke belonged to the time of glorious revolution. Rousseau is a father of French Revolution. All the three have been liberal revolutions, by which liberal political systems which are in accordance to capitalist way of life have come into existence. ठीक है, तो ये तीन कॉन्सेप्ट हैं. आज ब्रॉडली क्या माना जाता है? Broadly, most of the countries, they adhere to the concept of popular sovereignty. That sovereignty lies with the people. ठीक है, मेडिवल टाइम में अगर होता तो ओरिजिनल सोर्स ऑफ सॉवरेनिटी गॉड होता, तो गॉड को किससे रिप्लेस कर दिया है? पीपल से. एंड रूसोज वन फेमस स्लोगन इज Vox populi, vox Dei. Vox Dei means voice of God. Voice of people is voice of God. ठीक है, तो popular sovereignty is treated as a very sacred concept that people are always right. Okay? Now there is one more thing that is related to this particular concept. That is concept of nation state. Okay, and the first nation state is France. Father of concept of nation state is Rousseau. ठीक है, तो क्यों कह रहे हैं नेशन स्टेट? नेशन मतलब पीपुल. ठीक है, तो इफ सॉवरेनिटी लाइज विद द पीपल, नेशन वर्ड कहां से आया? रेस से, पीपुल से, लोगों से. ठीक है, तो इफ सॉवरेनिटी लाइज विद द पीपल, तो हम क्या कह रहे हैं? स्टेट है नेशन स्टेट, लोगों का स्टेट है, किंग का नहीं है. ठीक है, तो दिस इज अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट. So the moment concept of popular sovereignty was accepted, same day the idea of nation state is accepted. ठीक है, तो nation state का मतलब क्या? State means authority, nation means people, authority lying with the people, nation state. तो अब prelims point of view से whether the concept of popular sovereignty and nation state represent the same thing? Yes. No क्यों बोल रहे हो? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये एक एस्पेक्ट में लेट अस फिनिश दिस पार्ट ऑफ सॉवरेनिटी आल्सो. तो इनके क्वेश्चन के ही फॉर्म में लिखो. यस. Simply means the supreme authority to make a law. According to my whatever I think, sovereignty means supreme authority to make law. It belongs to state. How can it belong to citizen? How can I make a? But who is a state? State represent the people. हाँ, तो सॉवरेनिटी, स्टेट तो कुछ भी नहीं है. स्टेट सिर्फ आइडिया है. स्टेट एक एब्स्ट्रैक्शन है. स्टेट को तुम दो फॉर्म में देखते हो. एक तो गवर्नमेंट के फॉर्म में, गवर्नमेंट इज अ इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ स्टेट, आर्टिकल 12. या यू सी स्टेट इन द फॉर्म ऑफ इट्स पीपल एंड गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड आउट ऑफ द पीपल. ठीक है, तो अगर पॉलिटिकल फिलॉसफी में जाओगे तो एक स्टेटमेंट है, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, मतलब इंडिविजुअल कंप्राइज स्टेट. तो इस इंडिविजुअल ही स्टेट है. तो अब अल्टीमेट सॉवरेनिटी गवर्नमेंट के पास है या अल्टीमेट सॉवरेनिटी पीपल के पास है? तो पहले कंसेप्ट था स्टेट एब्सोल्यूटिज्म का, दैट सॉवरेनिटी लाइज विद द किंग. Then gradually sovereignty came into the hands of people. तो अब पहले कैसे हो गया? प्यूरिटान रेवोल्यूशन हैपेंड इन यूरोप, तो उसमें किंग को पावर मिल गई, किंग वॉज सॉवरेन. देन ग्लोरियस रेवोल्यूशन हैपेंड इन ब्रिटेन, वेयर पावर ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क.
किंग को गोल्डन जीरो बना दिया, किंग की पावर वेंट टू द मोनार्क, सॉरी पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में कौन था? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रियल हेड, तो दे आर एक्सरसाइजिंग, तो कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी आ गया। उसके बाद कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट फ्रांस में हो गया, तो फ्रांस में लोगों ने रिवोल्ट कर दिया और असर्ट कर दिया कि वी विल डिसाइड व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, एलीट क्लास विल नॉट डिसाइड। तो स्टार्ट हो गया पीपुल आर द सोर्स। तो एवरी कॉन्सेप्ट हैज इट्स हिस्ट्री, in that context you can understand. Now his basic question, sovereignty lies with whom? People, state, government. आज का मॉडर्न प्रैक्टिस क्या है? people, which is a universal idea in all constitutions, popular sovereignty. And whether people exercise their sovereignty directly, no, just on one occasion, when they elect. Okay? Otherwise, they choose their representatives who exercise the sovereignty on their behalf. And because we are sovereign, our representatives are accountable to us. Hence, we have to hold them accountable on day-to-day basis. Day-to-day basis, Parliament hold them. They MPs work on our behalf. And after regular interval, we hold them directly. और अभी क्या है? किंग के पास अपनी कोई पावर नहीं है। ठीक है? तो these are the three concepts of sovereignty. नहीं, पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नहीं, यहाँ पे आपको जीएस के लेवल पे ही समझिए। ठीक है? तो रूसो को कहा जाता है क्योंकि उसने पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात की, मैकियावेली ने नहीं कहा पॉपुलर सॉवरेनिटी। इन मैकियावेली द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट इमर्जेस फर्स्ट। ठीक है? अब नेशन के भी बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, बट इन जनरल स्टडीज आपको सेंट्रल एक जनरल कॉन्सेप्ट के साथ काम करना है। ठीक है? तो अब हम इनका क्वेश्चन ही लिखते हैं। ऐसे क्वेश्चन लिखो, हु एक्सरसाइजेस सॉवरेनिटी? इन मॉडर्न स्टेट्स। ठीक है? तो इसका सिंपल आंसर ये हो गया, एट प्रेजेंट, at present the general and universal norm है, ये मान्यता है, norm in most of the modern states. In most of the modern states, comma, the norm is that sovereignty lies with people. ठीक है? अब लिखो, hence most of the modern constitutions incorporate the concept of popular sovereignty. अंडरलाइन करो पॉपुलर सॉवरेनिटी और एरो करके लिखो, राइट, इज एसोसिएटेड विथ French philosopher Rousseau, Rousseau,
RUSSEAU, रूसो। ठीक है, अब लिखो राइट, द कॉन्सेप्ट इमर्जेस in the concept of, इन्वर्टेड कॉमास में लिखो, जैसे कभी पूछे whether this and this is same thing, ठीक है, तो this concept emerges in the concept of general will, general will। उसने पॉपुलर सॉवरेनिटी टर्म नहीं यूज किया है, उसने जनरल विल टर्म यूज किया, हम लोग उसको पॉपुलर सॉवरेनिटी कहते हैं। ठीक है, अब जनरल विल को अंडरलाइन करो। जनरल विल मींस विल ऑफ द पीपल, पहला पॉइंट लिखो, विल ऑफ द पीपल। सेकेंड पॉइंट लिखो, इट इज एज्यूम्ड दैट people are always right। ठीक है, ऑलवेज राइट अंडरलाइन करो। इसका एजम्पशन ये है कि गॉड स्पीक्स थ्रू द पीपल। जनता की आवाज, ईश्वर की आवाज। ठीक है, पॉलिटिक्स के कुछ अपने प्रोवर्ब्स, नोशंस, इडियम्स होते हैं, तो ये इन्होंने बनाए। ठीक है, लिखो राइट, रूसो गेव द स्लोगन, वॉक्स मीन्स वॉइस, वॉक्स पॉपुली as vox dei। will of the people and is will of God। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो, what is the link between popular sovereignty and concept of nation state। कोई लिंक है? देखो राइट, द नोशन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी forms the basis of nation state। अब लिखो, फ्रांस इज फर्स्ट नेशन स्टेट। लिखो वाई। लिखो राइट, बिकॉज आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन तो फ्रांस क्या था? मोनार्की। आफ्टर दैट फ्रांस बिकेम रिपब्लिक। ठीक है, तो आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस बिकेम रिपब्लिक। अब अंडरलाइन करो रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है? लिखो राइट, वेयर हेड ऑफ द स्टेट is representative of the people। अब अंडरलाइन करो रिप्रेजेंटेटिव और एक क्वेश्चन लिखो, एरो करके लिखो। लिखो, वेदर रिप्रेजेंटेटिव्स हैव
original powers or delegated powers? रिप्रेजेंटेटिव्स की पावर खुद की होती है या ऑन बिहाफ होती है? ऑन बिहाफ. डेलीगेटेड, अंडरलाइन, या इसका आंसर क्या हो गया? डेलीगेटेड पावर्स. Who delegated power to whom? People delegated. Now tell me, people's power is original? Yes, the source of power is people and they have delegated their power. ठीक है, तो अब इसका रिलेशनशिप समझो, या इसका मतलब क्या हो गया? 10 लीगल सॉवरेनिटी which establishes a state as supreme has been transformed into popular sovereignty, where people are supreme. आप people अंडरलाइन करो. people मतलब नेशन. ठीक है, अब लिखो सिंस नेशन इज सुप्रीम. या लोक सुप्रीम है, सिंस नेशन इज सुप्रीम. ठीक है, सो इट इज कॉल्ड नेशन स्टेट. नेशन स्टेट क्लियर हो गया? राजा से पावर लोगों में आ जाए तो नेशन के पास अथॉरिटी है, तो नेशन स्टेट हो गया. ठीक है, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट. तो मॉडर्न स्टेट हो गया अपना नेशन स्टेट. और नेशन की एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक ये है कि नेशन इज होमोजेनस इन कैरेक्टर. या एक ऐसे लिखो, व्हाट इज नेशन, या ऐसे लिखो, हाउ नेशन इज अंडरस्टूड. तो all concepts that we use are western in origin. So every concept has to be understood in context of European history. Fine. So without good understanding of history, it becomes difficult to associate these concepts. So you should have a historical understanding of how Europe has evolved, because all concepts, if you will not take history into consideration, you may not understand the concept properly. Fine. So nation state, what does that mean? We study, or the concept of nation state is actually European. Fine. And in Europe, nations have been homogeneous. Okay. And the basis of nationhood in Europe has been language. So Europe was a empire, and out of that empire nations were carved out. Fine. तो यूरोप में पहले ऐसे बाउंड्रीज नहीं थी, ये कार्व्ड. यूरोप को अगर समझना है एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेशन है, तो यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड the formation of linguistic states in India. ठीक है, तो इंडिया में there was, like, if I talk about state of Madras, so Andhra, Karnataka, Tamil Nadu, and like Tamil is speaking, all were together. But out of that, new states were carved. ठीक है, तो डोंट यू थिंक इंडिया इज इक्विवेलेंट टू यूरोप
और इंडिया इज इक्वलेंट टू फ्रांस, यूरोप। इंडिया खुद एक सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो स्टेट्स इन इंडिया आर इक्विवेलेंट टू स्टेट्स या आर इक्विवेलेंट टू स्टेट्स इन यूरोप, जिसको हम इंडिया में प्रोविंसेस बोलते हैं। हमारे प्रोविंसेस और उनके राज्य बराबर हैं, ठीक है। तो हमारे देश को चलाना और उनके देश को चलाने में बहुत अंतर है। वो बहुत आसानी से चल सकता है, वो बहुत छोटे स्टेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यूपी का गवर्नेंस देख लें, यूपी की पॉपुलेशन देख लें और फ्रांस से अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, और यूपी को गवर्न करना मतलब 10 फ्रांस को गवर्न करना, ठीक है। तो हमारा यूपी और इनका फ्रांस समझ लो, उस लेवल पे हम बात कर सकते हैं, ठीक है। इफ फॉरगेट यूपी, लेट्स टॉक अबाउट तमिलनाडु। तो तमिलनाडु इज व्हाट? इट इज अ नेशन स्टेट ऑफ तमिल स्पीकिंग पीपल, ठीक है। तो it was a product of Tamil nationalism. What was the basis of Tamil nationalism? Language, ठीक है। So in India, states have been formed on linguistic basis. In Europe, states have been formed on linguistic basis. French or British or Spanish or Portugal, they are all Christians, fine. They differ from each other in terms of language. So one of the strongest basis of nationhood or defining nation is always language. Though in Indian subcontinent religion also became the basis, ठीक है, but it is almost parallelly वो draw होता है, ठीक है। तो France is a nation state of French speaking people. इसका मतलब है नेशन एज अ कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज होमोजेनस, ठीक है। इज इंडिया अ नेचुरल नेशन? अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस, नो। एंड इंडियाज एग्जिस्टेंस एज अ नेशन is itself a big puzzle for Europeans. How come a country so vast, diverse, poverty and illiteracy can stand together as a nation? Fine. Because this is far from their experience and imagination. And we can say that you do not have a monopoly over concept of a nation. We have our own conception of nation. But the academics is, the terminologies, they are all Western in. So India is not a nation. If we apply European idea, but India is very much a nation. If you just see the existence of India as a nation, and it is becoming strong and strong. So our concept of nation has been unity in diversity. Their concept of nation is unity in uniformity. So have we applied European conception of nation? Yes. But where? At the level of states. So in India, nation principle is adopted at the state level. So we have state nations. Our states are nations, okay. And at the level of country as a whole, it is a principle of unity in diversity. So how many are they parallel principles of nationalism existing? Fine. So we have applied both, one at a broad level, one at a, तो हमेशा dualistic process रहेगी, ठीक है। There will be one official language of union, plus there are also permissible official language of states. In fact, you can even permit
states to have their own flags also. Is that clear? Have you understood concept of nation? ठीक है, तो क्या लिखा था लास्ट? हाउ नेशन अंडरस्टूड. तो इसका आंसर कुछ लिखा, लिखो राइट. आवर प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग as widely accepted world over is based on European history. Why it is based on European history? लिखो राइट. Why? लिखो राइट. Because of colonialism. ठीक है, तो colonialism established their dominance. अब इसमें लिखो राइट. colonialism exist even in academics. ठीक है, academics में अंडरलाइन करो कैसे. लिखो राइट. द टर्मिनोलॉजीज आर वेस्टर्न. ठीक है, तो वी अंडरस्टैंड आवर हिस्ट्री थ्रू देयर टर्मिनोलॉजीज. वो हमारे लिए स्टैंडर्ड है. जब यूरोपियन सेक्युलरिज्म है तब हम समझते हैं हम सेक्युलर नहीं. हमारी अपनी डेफिनेशन नहीं है कोई. ठीक है, तो इन पॉलिटिकल फिलॉसफी लेटर ऑन आप पढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो आइडेंटिटी मतलब होता है सेल्फ वर्सेस अदर. तो जैसे आइडेंटिटी ऑफ वुमेन, व्हाट इज वुमेन, हाउ यू डिफाइन वुमेन, हु इज नॉट मेन. ठीक है, तो हु इज अ मास्टर, हु इज नॉट स्लेव. तो मास्टर कौन थे? यूरोपियंस. हम लोग कौन थे? स्लेव. और जो डिफाइन करता है वो हमेशा अपने को बेटर बनाता है. ठीक है, तो यूरोपियंस आर द मास्टर्स, दे आर सिविलाइज्ड, और हम लोग कौन है? अनसिविलाइज्ड. तो हमारी लैंग्वेज, हमारे आइडियाज, हमारी फीलिंग, हमारा एक्सपीरियंस वो मैटर नहीं करता. हम कितना भी चिल्ला लें इंटरनेशनल में कि वी आर सेक्युलर, तो रिकॉग्निशन नहीं है. किसी भी स्कूल में हमारी डेफिनेशन से नहीं पढ़ाया जाएगा. ठीक है, हमारे टर्मिनोलॉजीज गेट एक्सेप्टेड. फॉर दैट वी हैव टू एस्टैब्लिश आवर डोमिनेंस ग्लोबली. तो समझने में प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, वी आर ट्राइंग टू फिट इन इंडियन सिनेरियो. ठीक है, तो दे आर यूरोपियन इन ओरिजिन. तो अब व्हाट इज यूरोपियन कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन? ऐसे देखो, व्हाट इज यूरोपियन कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन? तो इसका ओरिजिन क्या है? देखो राइट. इट इज बेस्ड ऑन यूरोपियन हिस्ट्री. अब यूरोपियन हिस्ट्री में क्या हुआ है? लिखो, ब्रेकडाउन ऑफ एम्पायर इनटू smaller states on linguistic basis. Thus creating a smaller homogeneous entities. ठीक है,
तो इसका मतलब है नॉर्मली स्टेट्स, ऐसे लिखो, नॉर्मली स्टेट्स आर होमोजेनस। ठीक है, होमोजेनस मतलब अंडरलाइन करो, यूनिटी इन यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, अब लिखो एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इन इंडिया। इंडिया में कहां पे देख सकते हैं? ठीक है, तो लिखो राइट, वी कैन सी द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट in India at provincial levels. Provincial levels underline करो. Formation of linguistic states. ठीक है, अंडरलाइन करो लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लिखो राइट, हेंस यू डोंट हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ अ स्कॉलर, लेकिन उनके रेफरेंस से है, इसलिए बस आप लिख लीजिए, हेंस प्रोफेसर योगेंद्र यादव gave the concept of state nation in Indian context. Gave the concept of state nation. हर स्टेट एक नेशन है, ठीक है, इसीलिए रीजनल मूवमेंट्स जो इंडिया में हैं, दे आर ऑफन ट्रीटेड एज सब नेशनल मूवमेंट्स। ठीक है, देयर आर मेनी स्टेट्स इन इंडिया which have a very strong chance to be recognized as a separate state if you go by international law. Fine. So one is Tamil Nadu. Tamil Nadu can very easily be a separate state. You will always be very much concerned about nationalism in Tamil Nadu. Fine. Because first of all it is separated, it can be, and it is very like more or less homogeneous in that sense, and linguistic nationalism and nationalism is very emotional there, so it is always has to be in radar. Fine. Then obviously you always talk about Punjab. Fine. In fact, Jammu Kashmir altogether may not be homogeneous, because Jammu is Hindu dominated area, then there are some Shia dominated, then Buddhist region, so more problematic nationalism can emerge actually from Tamil Nadu. And the first, after independence, first strongest nationalistic reactions came from there, that you will study in post independence India. ठीक है, so at state level we have adopted Western principle, but as a country as a whole we have adopted our own principle. ठीक है, तो second लिखो right, India adopted its own principle based on its culture. ठीक है, what is our principle? लिखो राइट, principle of unity in diversity. Unity in diversity is based on which principle of Indian tradition? Vasudhaiv Kutumbakam, cosmopolitanism.
ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इन इंग्लिश यू कैन कॉल इट एज कॉस्मोपॉलिटिज्म. In Hindi you call it as Vasudhaiv Kutumbakam. ठीक है. What is Kutumb? Kutumb word you know? Family. Family. Kutumb is a family. Just write this, family. Kutumb is a family. Family is when family becomes big, it becomes kinship group, बिरादरी जिसको बोलते हैं, कौम बोलते हैं उर्दू में, kinship group. People in kinship group are associated with blood. बिरादरी है ना ये, ब्लड से जिससे रिलेशन रहता है या बिरादरी है या हमारे परिवार के लोग हैं, वो हमारे लोग होते हैं, उनके बीच में बिरादरी है, मतलब भाईचारा है. भाईचारा होता है, बहनचारा नहीं होता. वुमेन से है ही नहीं कुछ. यू अंडरस्टैंडिंग दिस? भाईचारा है. तो भाईचारा का मतलब हो गया फ्रेटर्निटी. ठीक है. What is the value on which the concept of nation is based? Fraternity. ठीक है. Liberty, equality, fraternity, the three slogans of French Revolution. Fraternity makes a nation. ठीक है. Even this type of questions, very basic questions, student do wrong. They always ask some conceptual questions. So fraternity. A fraternity is the basis of nation. Fine. So what is the basis of our nationhood? Vasudhaiv Kutumbakam. ठीक है. And we have, India has always been a land of diversity, plurality. Fine. So we have never established any specific church, any specific book. Fine. So plurality, diversity has always been our basis. So we can establish family on the basis of plurality also. Have you understood this? अपनी लिस्ट में एक क्वेश्चन लिखो. और कल ये सबमिट करना जरा लिख के. ठीक है, इनको सबमिट करना. क्वेश्चन ये है, how can we relate the idea of Indian nationalism on Indian concept of Vasudhaiv Kutumbakam. ठीक है. फिर इसी का एक पार्ट लिखो, how this idea differs from the European idea of nationalism. इसी का एक और मतलब पहला वाला तो तुम्हारा एक कंसेप्चुअल होगा, एक और इसमें लिखो,
लिखो राइट, which idea of nationalism appears to be more relevant in our times. ठीक है, should we have European idea or should we have our own idea? Our own idea. Why should have our own idea? We have to make it united, so we have to use our own idea. But are we moving on that idea? No, we are moving towards idea of homogenization. We are not moving towards idea of accommodation of diversity. Fine. So don't you think too much of diversity is a problem? How diversity is a strength? That we are having, we can show as a global area that how the diversity makes people stronger. How? This is what I want. It is just a concept that diversity make people strong. But diversity give rise to many disputes. ठीक है, don't you think that it would have been much better that a country didn't have diverse laws and country have one law? तो फिर क्या डाइवर्सिटी शोकेस दिखाना है कि हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन डाइवर्सिटी तो प्रॉब्लम ही है ना. Country should have one law. Are you happy with asymmetrical federalism? इस स्टेट, इतने सारे स्टेट्स के अलग अलग प्रोविजन याद करना ठीक लगता है? जुडिशरी जजेस के लिए आसान है इतनी सारे कानून समझना. तो अगर इफ डाइवर्सिटी हैड बीन गुड थिंग, why prime minister will say one country one nation, one country one ration card, one country one language, one country one constitution? And there, the prime minister is thinking to take the diversity as a strength and make all them together. Diversity is not a strength. Diversity is a problem. ठीक है, आप इसमें भी एग्री करें हैं? कन्वीनियंस नहीं होता ना डाइवर्सिटी में. डाइवर्सिटी क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. तो क्या है आपका ट्रेडिशन? आपका ट्रेडिशन, मान लीजिए आप हिंदू हैं, तो आपका ट्रेडिशन ईद बकरीद मनाना रहा है. तो किस ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं आप? कभी ट्रेडिशन फॉलो किया है किसी और का, कि सिर्फ बातें हैं ये? Modern state should be secular and that's why Should be secular. So should be secular means it should not be governed by religion. It should be governed by reason. Forget secular. I am asking, diversity is a problem or not? How can you say diversity is not a problem? या तो आर्ग्यूमेंट्स लेके आओ 5 जिसमें डाइवर्सिटी आर्ग्यूमेंट प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, इसके बारे में भी आप एक होमवर्क भी करें. ठीक है, पहला होमवर्क तो करें कि गिव 5 आर्ग्यूमेंट्स which show that diversity makes a strong nation. और सेकंड लिखिए 5 आर्ग्यूमेंट्स which establish that diversity is a problem in establishing solidarity.
और तुम लोग खाली रहते होगे दिन भर, कोई काम धंधा तो नहीं होगा, नहीं है ना? तो एक इसको सब पढ़ने से पहले एक अपना खुद का बनाओगे। एक एनसीईआरटी है सोशियोलॉजी का, जरा देखना कौन सी, देयर इज अ टॉपिक समथिंग लाइक यूनिटी इन डाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी पर एक एनसीईआरटी में है। सौरभ देखना सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी में कौन से में यू रीड दैट टॉपिक ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, तो 5 जैसे हमें पता है, यू नो एंड यू फील यू आर अ गुड पर्सन, ठीक है, और आपको लग रहा है डाइवर्सिटी होना है, लेकिन वो फोर्स नहीं आ रहा आपकी बात में, यू एनीवन कैन मेक यू कंफ्यूज वेरी इजीली। ठीक है, तो यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग आइडियाज सपोर्टेड विद द आर्ग्यूमेंट विच एवर साइड यू गो। ठीक है, सो व्हेन यू स्पीक दैट कॉन्फिडेंस शुड बी रिफ्लेक्टेड, और उससे सोचो। ठीक है, मतलब डाइवर्सिटी इज ऑल्सो गुड एंड डाइवर्सिटी इज बैड, एनीथिंग इज गुड एंड बैड, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। ठीक है, तो यू कांट बी जस्ट टॉकिंग ऑफ वन साइड। तो आर्ग्यूमेंट्स करना और आर्ग्यूमेंट्स को बता पाना, उसके लिए पढ़ना पड़ता है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा एनसीईआरटी में डाइवर्सिटी पढ़ो और फिर हम लोग उसको बात करेंगे। ठीक है, तो एनीवे व्हाट इज द लास्ट पॉइंट वी वर डिस्कसिंग? फ्रेटर्निटी। तो हमने नेशन के लेवल पर ये कॉन्सेप्ट एडॉप्ट किया है, और आपके दिमाग नहीं घूम रहा है कि नेशन एक होमोजेनस है, तो ऐसे नेशन कैसे बन सकता है? ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाएं और फिर बताएं। कुछ लग रहा है कि गड़बड़ हुआ है अपने देश में? ये नेशन का कंसेप्ट, व्हाट इज अ नेशन? होमोजेनाइज्ड कॉन्सेप्ट। कैन द आइडिया ऑफ डाइवर्सिटी एकोमोडेट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म? नो। और हम लोग कौन है? हम लोग तो चलते फिरते उदाहरण है, हम लोग नेशन नहीं है। तो डाइवर्सिटी एकोमोडेट करके सरवाइव कर रहे कि नहीं कर रहे? तुम लोग अपनी बात पे टिके नहीं रहते। ठीक है, पहले सोचो, सोच के, मिलजुल के, सोच के, समझ के फिर बताना क्या वॉज दिस अ रॉन्ग अप्रोच और राइट अप्रोच, और इज इट पॉसिबल? ठीक है, देन आई विल टेल यू हाउ यू शुड थिंक अबाउट समथिंग। ठीक है, वर्ड्स के मीनिंग्स अपने आप बहुत डायमेंशंस में होते हैं, आई विल टेल दैट। एनीवे, नाउ कम बैक टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो वी वेयर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन and we are studying constitution of modern state. Fine, and modern state is a nation state where sovereignty lies with the people. Is nation state essentially a secular concept? Yes, because you are shifting the power from to nation state, modern state, secularization, all this is Western concept. Now let us understand what is the importance of constitution. Let us understand constitution more. Fine. So what is its importance, or can a country exist without a constitution, types of constitutions, etc. So let us deep dive in the concepts associated with constitution. ठीक है, तो फिर से एक ऐसे कंसेप्ट लिखो, ऐसे लिखो फिर से, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, नहीं नहीं, एक चीज और रह गई, एक प्रीलिम्स के लिए लिखो, मॉन्टी वीडियो कन्वेंशन 1933।
ये कन्वेंशन है, लिखो राइट, लिखो राइट, पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ defining the basis of statehood. ठीक है, अब लिखो देयर आर टू थियरीज ऑफ स्टेटहुड. सौरभ ईयर एक बार देख लो. ठीक है, सो देयर आर टू थियरीज ऑफ स्टेटहुड. फर्स्ट लिखो कॉन्स्टिट्यूटिव थियरी. सेकंड डिक्लेरेटरी थियरी. डिक्लेरेटरी थियरी. तो अब प्रीलिम्स में ये चीज आ सकती है कभी. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूटिव थियरी वाज एक्चुअली ओल्ड थियरी, and according to which a state becomes a state only when other states recognize it. ठीक है, बट अब स्टेट्स रिकॉग्नाइज कर नहीं रहे थे, तो एक डिक्लेरेटरी थियरी हो गई, दैट पीपल themselves can declare that we are a state. This is actually a part of American foreign policy, because what America wanted, that you should create places within states where they can send their people. फाइन, तो ऐसे डिवीजन कराने के लिए ये थियरी हो गई. अब अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी, वन प्रिंसिपल ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इज प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स. एंड other states have a problem with American policy because in the name of democracy and human rights they promote separatism. For long America promoted human rights, democracy in Kashmir also. Fine. So Americans, they have given the concept that there should be, and this concept came first at the time of First World War, principle of national self-determination. So in First World War, the states in Balkan were looking for their freedom. Fine. So, and freedom from Ottoman Empire. Earlier, international law said that you can be admitted in international organization only when others recognize you as a state. But US said no, you declare your independence. ठीक है, तो US ने क्या कराया? US unilaterally in Kosovo, which was part of Serbia, US said these people have declared their independence and they are an independent state. So India, Russia, we don't recognize because declaratory principle can be very harmful for India. ठीक है, तो both these principles exist, constitutive as well as declaratory principle, but declaratory is problematic for us. ठीक है, तो वी डोंट एक्सेप्ट दिस मच. तो हमने क्या लिखा है? देयर आर टू प्रिंसिपल्स, कॉन्स्टिट्यूटिव. लिखो राइट, द ओरिजिनल प्रिंसिपल इज कॉन्स्टिट्यूटिव, where recognition by international community is also, recognition by international community is also the criteria of statehood. ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो राइट, however, to carry forward the aims of US foreign policy,
in Montevideo Convention, इसमें मतलब जो लैटिन अमेरिकन स्टेट्स के ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स ने ऐसे कन्वेंशन किया, बट इट्स अ पार्ट है, ठीक है। तो इन मॉन्टेविडियो कन्वेंशन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन, the principle of self declaration is also adopted. ठीक है। Which is more prominent, strong, constitutive? ठीक है। Otherwise, like Palestine, number of times they have declared themselves, but they are not treated in that way. तो ये तो conflictual है, it is very subjective. Different states in different context use these principles. But in India's interest, again, it has to be recognized in international community. So just take Montevideo Convention and declarative theory पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो डिक्लरेटिव थियोरी है वो भी एक चीज, डिक्लरेशन में अंडरलाइन करके एक चीज और लिखो, इट कम्स फ्रॉम वुड्रो विल्सन्स प्रिंसिपल ऑफ Woodrow Wilson. Woodrow Wilson was US president at the time of First World War. Woodrow Wilson's principle of right of national self-determination. कोई नेशन है यानी कोई होमोजेनस सेट ऑफ पीपुल हैं, वो अपने आप को खुद एक स्टेट साबित कर दें, ठीक है। तो नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, जैसे कि कश्मीर का मूवमेंट है, ठीक है, तो उसमें हमेशा ये भी स्कोप रहता है, जैसे कोसोवो है, तो कश्मीर में जो कश्मीरीज हैं, मतलब ठीक है एक नेशन है वो, they declare their self independence, तो कश्मीर कैन बिकम अ सेपरेट स्टेट। तो हमेशा सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट रहा कश्मीर में, जिसको कहते हैं आजादी मूवमेंट, एंड दे ट्राई टू एस्टैब्लिश दैट कश्मीर इज अ इंडिपेंडेंट, कश्मीर हैज अ कैपेसिटी टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो इंडिपेंडेंट स्टेट and an exclusive nation of Kashmiris. So whenever you will go for making statehood, the first alarm bell is always when some sort of ethnic cleansing starts. Fine, be it starts in Nagaland, it starts in Punjab. During Khalistan movement also, lot of ethnic cleansing had happened. Fine. So idea is you are trying to make it more and more homogeneous. Earlier, government of India opposed the creation of Punjab on that basis that it will strengthen the demand for a separate statehood and independence later on, considering it will emerge as exclusive. So whenever you will do reorganization, you will create something that problem should not completely be resolved. Fine. So there are still, these are like Chandigarh issue. Purposefully, you will not solve all the problems, because once all problems are solved, a clear case of a independence gets strengthened. तो अब जैसे पंजाब एंड हरियाणा, द प्रॉब्लम ऑफ अबोहर, फजिल्का एंड अदर टाउन्स आर देयर। तो ऐसा थोड़ी था कि जो दोज हु वर डूइंग द रीऑर्गेनाइजेशन दे डिडंट नो, ठीक है, उनको ऐसा थोड़ी नहीं था कि उनको चंडीगढ़ किसका है पता नहीं है। चंडीगढ़ तो है ही पंजाब का, लेकिन देना नहीं है, ठीक है। तो हमेशा ये सब घुमा के रखना है।
जैसे पानी के लिए सारा पानी उनका नहीं कर देना है इंडिपेंडेंटली, सबको एक दूसरे से लिंक कर देना है। सतलज यमुना, उसमें जम्मू को भी लिंक कर दो, राजस्थान को भी लिंक कर दो, ठीक है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिवली कह सकते हो फंसा के बनाई जाती है, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हें इतना कोई ऐसा थोड़ी है, जैसे अब वो लोग कह रहे हैं ना ग्रेटर नागालैंड, purposefully you have not included those territories. Purposefully the some territories, some Naga dominated regions are in Manipur. Fine. तो purposefully ऐसा किया जाता है कि ये प्रॉब्लम एकदम आज सॉल्व नहीं हो जाए। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। बिकॉज कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना ही सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन है, वरना इतना क्लियरली बाउंड्रीज बनाई नहीं जा सकती थी, बनाई जा सकती थी, बट यू शुड नेवर लेट एनी केस बिकम सो स्ट्रॉन्ग दैट यू कैन नॉट काउंटर, ठीक है। तो जैसे अब वैली है तो वहां पर डाइवर्सिटी हैज टू बी मेंटेन्ड, ठीक है। तो एनीवे, नाउ दिस इज द सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू स्टेट। नाउ यू कम टू द कॉन्स्टिट्यूशन अगेन। तो फिर समथिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे क्वेश्चन लिखो, वेदर ऑल कंट्रीज या ऑल स्टेट्स हैव कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसी का एक एसोसिएटेड क्वेश्चन लिखो, कैन एनी स्टेट एग्जिस्ट without possessing the constitution? सेकंड पर क्या विचार आपका? नो, ठीक है। तो all states have constitution and no state can exist without constitution, because state and constitution is same thing, ठीक है। where do you see Indian state? In the constitution. Constitution and state is same thing, though state and government is not same thing, ठीक है। इसका मतलब है, कैन यू यूज द टर्म स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशन इंटरचेंजेबली? स्टेट कहां पे है? कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन ही स्टेट है, ठीक है। तो स्टेट का मतलब हुआ अथॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट, एनी स्टेट कैन हैव ज्योग्राफिकल कंपोनेंट्स, स्टेट कैन हैव लीगल कंपोनेंट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली लीगल है, बट ये समझना है एवरी स्टेट हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो हियर यू राइट स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज सेम। You can say Indian state, you can call say Indian constitution, ठीक है। अब ऐसे लिखो, whether state and government is same, state and government is same, answer is no। लिखो, गवर्नमेंट इज इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ स्टेट। फिर ऐसे लिखो, स्टेट इज एन आइडिया, whereas government is visible। गवर्नमेंट इज विजिबल, दिखती है। तो कोई भी जो केस होता है,
ठीक है, दिस पर्सन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आता है या इंडियन स्टेट कोई केस होता है? नहीं, स्टेट थोड़ी कुछ करती है। गवर्नमेंट ऑफ यूपी, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट के काम, इंस्ट्रूमेंटेलिटी, स्टेट तो हम ही लोग हैं। स्टेट ऑफ यूपी तो प्रोविंस है ना, स्टेट ऑफ यूपी का मतलब हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया तो नहीं यूज करते ना। तो स्टेट तो माइंड में है और गवर्नमेंट उसका मैनिफेस्टेड फॉर्म है, और उसका जो काम करते हैं, जैसे आर्टिकल 12 स्टेट दिया है और स्टेट की डेफिनेशन दी है, या मतलब किसको किसको स्टेट मानेंगे। इफ यूनियन गवर्नमेंट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, तो स्टेट नहीं वायलेट करेगी, लेकिन स्टेट बिकम्स विजिबल इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंटैलिटी है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वी टेंड टू रिलेट गवर्नमेंट एंड स्टेट, बट ट्राई टू डिफरेंशिएट ऑल्सो। तो गवर्नमेंट इज अ इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ द स्टेट। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो, लिखो राइट whether it makes sense to have a constitution in a country which is not democratic. ठीक है, तो इसका आंसर है नो। लिखो राइट, नो। ऑटोक्रेटिक कंट्रीज, लिखो ऑटोक्रेटिक कंट्रीज need not possess constitution. लिखो राइट, वाई? लिखो राइट, बिकॉज constitution has no purpose in these countries. पर्पस ही नहीं है इनमें होने का, हैव नो पर्पस। ठीक है, अब फिर लिखो वाई, या एक चीज लिखो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। लिखो राइट, सिंस कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ और बेसिक लॉ, the purpose of having a constitution is to establish, inverted commas में लिखो, rule of law। ठीक है, अब ऐसे लिखो, व्हाट इज रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो लिखो राइट, रूल ऑफ लॉ डिफर्स फ्रॉम रूल ऑफ पर्सन। कानून का शासन की व्यक्ति का शासन, रूल ऑफ पर्सन।
रूल ऑफ पर्सन अंडरलाइन करो. इट इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी. चाइना क्या है? ऑटोक्रेसी है. एग्जाम्पल लिखो चाइना. ऐसे शौकिया कॉन्स्टिट्यूशन रख लिया उन्होंने, सब ऑटोक्रेसी है. कॉन्स्टिट्यूशन शौकिया है, ठीक है. बाकी तो जो शी जिनपिंग कहेंगे वो होता है, वो सुप्रीम लीडर है वहां पे, ठीक है. तो चाइना क्या है? ऑटोक्रेसी है. चाइना, सऊदी मोनार्की उनार्की सब ऑटोक्रेसी है. रूल ऑफ लॉ तो है ही नहीं वहां, तो रूल ऑफ रिलीजन है, ठीक है. तो अब ये ऑटोक्रेसी हो गई. तो रूल ऑफ लॉ का मतलब हो गया डेमोक्रेसी. अंडरलाइन करो रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ मींस डेमोक्रेसी. ठीक है. अब डेमोक्रेसी क्या होता है? लिखो राइट. डेमोक्रेसी is a form of government where power lies with the people. अब अंडरलाइन करो पावर लाइज विद द पीपल. लिखो राइट. इफ पावर लाइज विद द पीपल, persons in government cannot act according to their free will. अपनी इच्छा से तो नहीं कर सकते काम. दे कैन नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर फ्री विल. ठीक है. इसका मतलब क्या है? एरो करके लिखो. इट मीन्स दे हैव टू एक्ट एज पर विल ऑफ द पीपल. अब अंडरलाइन करो विल ऑफ द पीपल. अब बताओ वेयर विल ऑफ पीपल इज इंस्क्राइब्ड? कॉन्स्टिट्यूशन. ऐसे लिखो क्वेश्चन. लिखो वेयर विल ऑफ पीपल इज इंस्क्राइब्ड. देखो इट इज, या लिखो इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज द नॉर्म इज that will of the people is inscribed in the constitution. ठीक है. तो लिखो राइट. therefore in democratic countries constitution have a purpose. अंडरलाइन करो पर्पस. व्हाट इज द पर्पस? प्रीलिम्स के लिए मेन पर्पस. अब कई दिए होंगे, ठीक है. टू सर्व द पीपल, टू इंश्योर गुड गवर्नेंस, ऐसे कंफ्यूजिंग होंगे विच यू विल फाइंड करेक्ट, बट मेन नहीं छोड़ना है. तो रियल पर्पस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज टू लिमिट द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट. रियल पर्पस इज टू लिमिट द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है. लिमिट द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट अंडरलाइन करो मीन्स रूल ऑफ लॉ.
अब एक क्वेश्चन लिखो, लिखो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ए लिखो, रूल ऑफ लॉ and democracy is one and the same. Next, पहला ऑप्शन ए, रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी इज वन एंड द सेम. Next, the purpose of constitutions is to ensure that government acts according to the will of the people. The purpose of the constitutions is to ensure government acts according to the will of the people. सी लिखो, लिखो रूल ऑफ लॉ exist in any country with written constitution. Next, rule of law implies constitutionalism. Rule of law implies constitutionalism. अब सैंपल क्वेश्चन है तो इसमें एक और ऑप्शन लिखो, लिखो राइट, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी is one and the same. एक और ऑप्शन लिखो, देखो कंट्री में हैव कॉन्स्टिट्यूशन बट मे नॉट हैव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. अब सही गलत सेंटेंसेस बताते जाओ. फर्स्ट क्या था? रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी इज सेम. यस. सेकंड, द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंश्योर द रूल ऑफ लॉ. ठीक है, लो एक कॉपी देना मेरे को. यस. The purpose of constitution is to ensure that government acts according to the will of the people. Yes. Rule of law exists in any country with the written constitution? No. जैसे चाइना का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं. रूल ऑफ लॉ, एक और ऑप्शन बना लो, जी बना लो, लिखो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैन इंश्योर रूल ऑफ लॉ. इस पे आते हैं. तो रूल ऑफ लॉ इंप्लाइज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी इज वन एंड द सेम. यस. Country may have constitution but may not have constitutionalism. Yes. Constitution follow नहीं हो सकता है ना. और लास्ट वाला एक मैंने कुछ बताया था, written constitution ensures rule of law. No. Written constitution ensures rule of law. No. ठीक है, इसका मतलब है rule of law means like you should also have institutions that ensure
that people in the power which remain committed to the constitution. ठीक है, तो does it make sense to have a constitution in a country without democracy? No, it is only ornamental value. तो constitution matters only in democracy, because only purpose of constitution is served in democracy, and the purpose of constitution is constitutionalism. ठीक है, तो essence of constitution, ऐसे अब लिखो, ऐसे लिखो, concept of constitutionalism. एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? सॉरी, एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज लिमिटेड गवर्नमेंट. लिमिटेड गवर्नमेंट. एक क्वेश्चन लिखो, वेदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन is essential to ensure constitutionalism. इसको एक दूसरे ढंग से लिखते हैं, कैन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एग्जिस्ट विदाउट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? Can constitutionalism exist without constitution, written constitution? Yes. लिखो yes. For example, Britain. ठीक है, लिखो right. Britain has constitutionalism. Even without written constitution. इसका मतलब है इट मीन्स इसका मतलब एक लिखो, इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रिक्वायर्स something more than written rules. Something more, कुछ और चाहिए, more than written rules. ठीक है, what is that? लिखो, conventions नहीं, लिखो what is that? What is that something? क्या चाहिए? ठीक है, तो that something is called constitutional morality. कानून के साथ नैतिकता. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो लेकिन मॉरलिटी नहीं है तो आप फॉलो नहीं करेंगे. तो इवन इफ यू हैव कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, यू डोंट रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशन. कुछ आ रहा है समझ में? एक लाइन और लिखो फिर समझाते हैं. इट मीन्स इवन इफ we have constitutional morality, but do not have written constitution, constitutionalism shall exist. ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? लिखो एक
What is constitutional morality? एक और इसी से रिलेटेड लिखो, वेदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म is one and the same. इसका तो आंसर लिख लो यस. ठीक है, इज्म मतलब आइडियोलॉजी या वैल्यू सिस्टम होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज वन एंड द सेम. पीछे की लिस्ट में एक क्वेश्चन लिखो. फोन देना करो. अब ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन बनता जा रहा है यूपीएससी का. लिख लो, डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. Explain the idea of constitutional morality as found in Indian context on the basis of some prominent judgments of Supreme Court. Prominent judgments of Supreme Court. ठीक है, तो अब पहले इन जनरल पहले समझते हैं व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. ठीक है, फिर ऐसे आगे लिखो, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. Just a minute, there's some phone and now let us understand what is constitutional morality. ठीक है, and constitutional morality on the basis of landmark judgments of Supreme Court. ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन और लिखो, उसके बाद समझते हैं. क्वेश्चन ये है कि वेदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी and normative values given in the constitution like liberty, equality is one and the same.
इसका आंसर तो है नो। ठीक है, अभी के लिए नो लिख लो, लेकिन इस चीज को समझना है, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? So the ruling class in China, do they adhere to constitutional morality? नहीं. मतलब do they believe in constitution? No. Constitutional morality. तो first of all, what is morality? Fine. Morality, ethics, this question come in ethics also. Morality means right conduct. What is right and what is wrong? Understanding that and adhering to the right conduct. Okay. Now, constitutional morality deals with what? So there has been a confusion that when we talk about constitutional morality, it means adhering to the morality or values. Morality का मतलब values भी हुआ. जैसे प्रियम्बल में दिया हुआ है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. क्या दिस रिप्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज समथिंग डिफरेंट. ठीक है, मोरालिटी का मतलब क्या हुआ? वैल्यूज भी. तो अब इंडिया में इसको लेकर के you have to understand a evolution, because in India this term has been used by Supreme Court in both the ways. ठीक है, but what is its original meaning and what is the way it is being used by Supreme Court, and Supreme Court is using in both the ways. ठीक है, तो नाउ व्हाट इज द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? तो ओरिजिनल मीनिंग इज राइट कंडक्ट ऑफ द पीपल हु आर होल्डिंग द पोजीशन ऑफ पावर, एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट दे शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. So the original meaning of constitutional morality is constitutionalism, and this discussion started by the speech of Ambedkar in the Constitution Assembly, where Ambedkar held that no constitution is perfect. Fine. So whether constitution will work or not, or will just become a document, depends on the persons. So it will all, the success of the experiment of constitutionalism in India depends on to what extent that persons in power adhere to the constitutional morality. ठीक है, have you understood this? तो इसका मतलब हो गया constitutionalism. There are many cases like LG versus government of Delhi and all, where Supreme Court has given this word also, constitutional morality. But Supreme Court at times, like in Sabrimala case and others, have also analyzed constitutional morality in terms of
इंडिया एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन के सेंस में. तो देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स दैट हैव टू बी understood in association with each other. So have you ever heard this concept, transformative constitutionalism? नहीं सुना. ठीक है, फिलहाल अभी आपने क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखा है. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के और उस क्वेश्चन को दोनों समझने के लिए कुछ और चीजें पहले बेसिक कर लेते हैं. सबसे पहले ऐसे लिख दो, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस. ठीक है, कुछ बहुत बेसिक चीजें हैं टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में. पहला कॉन्स्टिट्यूशन का टाइप लिखते हैं रिटन अनरिटन. लेकिन अब इन चीजों से ऊपर उठ जाओ. ठीक है, रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. अब इसमें लेकिन एक क्वेश्चन लिखो. देखो, राइट, कैन एनी कॉन्स्टिट्यूशन बी एंटायरली रिटन or entirely unwritten? Entirely unwritten तो हो भी सकता है, लेकिन entirely written नहीं होता. ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं no constitution is entirely written. Though there can be an entirely unwritten constitution. एक सेकेंड क्वेश्चन लिखो. यू नो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन इज अनरिटन. तो क्वेश्चन लिखो, वेदर द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन is entirely unwritten. ठीक है, यहां पे ध्यान देने वाली बात प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है. अंडरलाइन कर दो प्रेजेंट. और इस ये क्लू है, लिखो, राइट, इनिशियली इट वाज entirely unwritten, but gradually there are many written documents तो प्रेजेंट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एंटायरली अनरिटन, लेकिन शुरू में था. ठीक है, डॉक्यूमेंट्स हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स. अंडरलाइन को रिटन डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1707. और कर सकते हैं मैग्ना कार्टा 1215. ऐसे बिल ऑफ राइट्स, पेटिशन ऑफ राइट्स बहुत है. एक रीसेंट सबसे ज्यादा है कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म एक्ट 2005. by which Supreme Court of Britain was created.
अब सिंपल क्वेश्चन बताओ, कैन देयर बी एंटायरली अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? यस. Was British constitution ever entirely unwritten? Present British constitution is unwritten? Completely? No. Predominantly. ठीक है, इसका मतलब है there are written parts and unwritten parts. ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन लिखो, what is the term used for the unwritten part of the constitution? अनरिटन के लिए क्या टर्म होता है? कन्वेंशंस. ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज अ कन्वेंशन. ठीक है, हर जगह कन्वेंशन. कैन एनी कॉन्स्टिट्यूशन बी एंटायरली unwritten, entirely written? No, you are have to have the conventions. एक क्वेश्चन लिखो पीछे लिस्ट में. लिखो, what is the significance of the conventions in a country with written constitution? कंट्री जिसका लॉन्गेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन मान लो है. फिर इसमें भी लिखना होगा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओवर द स्टेटस या ओवर द लीगल स्टेटस ऑफ कन्वेंशंस इन इंडिया. लीगल स्टेटस ऑफ कन्वेंशंस इन इंडिया. ठीक है, इसको बाद में भी देखेंगे. कन्वेंशन नहीं, कन्वेंशन मतलब प्रथा. हर चीज लिखी नहीं जा सकती है. जैसे सपोज पहले बहुत चीजें कन्वेंशन थी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की. कन्वेंशन का मतलब है अनरिटन रूल. रूल है तो उसे फॉलो करना है, लेकिन वो रूल अनरिटन है. फॉर एग्जाम्पल, वेयर इट इज रिटन दैट आफ्टर द जनरल इलेक्शन, in case of hung parliament, president should invite the leader of the largest party first to form the government. So what is this? It is a convention. ठीक है, so it is not a rule, but it is not a law, but convention है. convention के अपने importance है, तो we will see that. but जो अनरिटन रूल्स हैं उनको कहते हैं कन्वेंशंस. ठीक है, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में कन्वेंशंस बहुत ज्यादा हैं. इट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन कन्वेंशन, अनरिटन रूल्स. तो इन ब्रिटेन देयर आर कन्वेंशंस, अनरिटन रूल्स, स्टिल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एग्जिस्ट. बट इन इंडिया written rules, conventions, still constitutionalism does not exist. People don't follow conventions. Then conventions have to be written in black and white. ठीक है, but फिर भी why this convention and how Supreme Court deals with the legal status of
कन्वेंशंस. तो वी विल कम टू दैट क्वेश्चन ऑल्सो. ठीक है, तो फिलहाल वन डिफरेंस यू हैव अंडरस्टूड, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन एंड अनरिटन. एक चीज इसमें और लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, व्हेन, हाँ इसी का एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहां पे पहले लिखो, व्हेन इवन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन like Britain has a many written documents, why it is still called as unwritten constitution. आगे से दो पेन रखो क्वेश्चन के लिए, रेड, जिससे समझते है ना, कंफ्यूज. फिर भी उसको अनरिटन क्यों बोलते हैं? इसके लिए एक और क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज अ डेफिनेशन ऑफ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? इसमें लिखो, राइट, दोस कॉन्स्टिट्यूशंस are termed as written which are one time creation of a special body which can be a constituent assembly, which can be a constituent assembly, ब्रैकेट में लिख दो इंडिया यूएस, और a special committee of government, ब्रैकेट में लिख दो फ्रांस. ठीक है, जो एक समय एक बॉडी के द्वारा बनाया जा रहा है उसको अब आप रिटर्न कह रहे हैं. ठीक है, फिर इसके साथ लिखो, एट द सेम टाइम it should not be a scattered document. It should not be a scattered document. ठीक है, अब ऐसे लिखो, केस ऑफ ब्रिटेन. स्कैटर्ड मतलब अलग अलग पेपर्स में है. ब्रिटेन को किस बेसिस पे हम अनरिटन कहते हैं? हाँ हाँ, कोडिफाइड है, एंटायरली अनकोडिफाइड नहीं है, कोडिफाइड है. जैसे उसके, तुम आगे बैठा करो इस साइड में, ठीक है, सारे लोग इधर ही बैठा करो. ठीक है, ब्रिटेन का कोडिफाइड का मतलब क्या होता है? रिटन. ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से थोड़ी अनरिटन है, कोडिफाइड है. बिल ऑफ राइट्स है, पिटिशंस है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म है, लेकिन स्कैटर्ड है. एक सिंगल बुक लेके उनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन अपना कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब में दिया गया है, तो एक नॉर्म बना लिए गए. प्लस ब्रिटेन में दे हैव नेवर कॉल्ड एनी बॉडी या असेंबली नहीं आई, तो इसलिए उसको रिटन. तो नाउ द वे टू क्लासिफाई रिटन अनरिटन इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एंड अनरिटन, बट ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू पैरामीटर्स. ठीक है, केस ऑफ ब्रिटेन, केस ऑफ ब्रिटेन में डैश करके लिखो, इट इज regarded as unwritten because point number 1,
constitutional convention was never called. Called. कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कोई सभा नहीं कभी आई. कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन वॉज नेवर कॉल्ड. सेकेंड पॉइंट, it is scattered set of documents. Scattered set of documents. ठीक है. अब एक और क्लासिफिकेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का. सेकंड एक हमने लिखा रिटन अनरिटन. सेकंड फॉर्म क्लासिफिकेशन लिखो रिजिड एंड फ्लेक्सिबल. इसका बेसिस क्या है? व्हाट इज द बेसिस? लिखो बेसिस. मतलब बेसिस लिखो. बेसिस इज सिस्टम ऑफ अमेंडमेंट. सिस्टम ऑफ अमेंडमेंट में लिखो अब फ्लेक्सिबल. मतलब कैन बी अमेंडेड इजीली. ठीक है. अब लिखो एग्जाम्पल. द मोस्ट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन has been the Constitution of Britain. तभी कंटिन्यू कर रहा है. ठीक है. अब लिखो वाई. वाई वी से सो. लिखो राइट. बिकॉज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन can be amended easily. अब अंडरलाइन कर दो easily. मतलब even by simple majority. सिंपल मेजॉरिटी अंडरलाइन कर दो क्या होता है. लिखो राइट. जस्ट बाई majority of the members present and voting. ठीक है. तो इसमें लिखो जैसे सपोज 100 members are present. ठीक है. लिखो राइट. ओनली 20 are participating in voting. So British Constitution can be amended with the affirmative vote of just 11 persons. ये तो मैंने एक इमेजिनरी फिगर दे दी. उनका कोरम होता है तो मीटिंग हो जाती है. अब कोरम में भी मान लो 20 क्या 10 ही प्रेजेंट एंड वोटिंग. मान लो 2 ही प्रेजेंट एंड वोटिंग. कोरम 1/10 है. ठीक है. वहां पे भी वहीं से हमने भी लिया है. वो तो छोड़ ही दो. लेकिन क्वेश्चन है प्रेजेंट एंड वोटिंग. कोरम इज रिक्वायर्ड जस्ट टू कंडक्ट द मीटिंग. ठीक है. तो प्रेजेंट मान लो 100 हैं लेकिन वोटिंग में 2 ही लोग कह रहे हैं
हम लोग वोट करेंगे, ठीक है। तो 50% मतलब ऐसे भी हो सकता है। तो वो कैसा है, एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इवन बाय सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। तो एक इसमें लिखो, राइट, इन ब्रिटेन देयर इज नो डिफरेंस in the procedure required for passing ordinary laws and constitutional laws. डिफरेंस नहीं। अब ये कैसे पता चलता है ब्रिटेन में? हाउ डू यू कम टू नो इन ब्रिटेन दैट इट इज अ ऑर्डिनरी लॉ और इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। बिकॉज अपने यहाँ तो बाय द पासिंग ऑफ द बिल से वी कैन अंडरस्टैंड। तो अब इसमें क्वेश्चन लिखो, हाउ टू आइडेंटिफाई which law is ordinary law and which law is constitutional law in a situation where procedure of both is same. In a situation where procedure of both is same. लॉ बनने का प्रोसीजर अगर सेम है तो कैसे बताते, कैसे? एक और क्वेश्चन लिखो अपने यहाँ। ऐसे कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा तुम लोगों को? परेशानी, दिमाग की परेशानी? बहुत आसानी से पढ़ने की आदत है, मतलब बिना मतलब चीजों को पढ़ने की आदत है ना? कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो है, तो इसमें एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिए द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया is the state reorganization bill, लिखो, bill in India is passed by simple majority as per the procedure given in Article 3. ठीक है। अब लिखो which type of law it will be, constitutional law or ordinary law? Ordinary law, ठीक है। इतना आसान होता तो हम क्वेश्चन पूछते, ठीक है। तुम लोग को आ जाता और तुम पकड़ लेते और तुम सही आंसर दे देते तो हम क्वेश्चन बनाते नहीं। पहले तो यही समझ लो कि जो तुम्हें समझ में आ रहा है, तो यू शुड ऑलवेज क्वेश्चन योरसेल्फ कि ये तो नहीं हो सकता है, मतलब मेरे को ऐसे आ कैसे गया, ठीक है। तो इसका आंसर है इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी लॉ। लोगों, it is not an ordinary law, it is a constitutional law. 3 में है ना, अभी बता रहे हैं। it is not an ordinary law, it's a constitutional
लॉ, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, लेकिन तुम लोग को ये पता ही नहीं चल रहा कि ऑर्डिनरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में डिफरेंशिएट कैसे करें। फिर यहाँ पे ऐसे नोट करके लिखो, लिखो राइट, इन इंडिया there are certain provisions of the constitution which can be amended even by simple majority. Like Britain, ठीक है। It means there are provisions in the constitution which can be amended. There are provisions in the constitution which can be amended even without following the procedure of amendment found in Article 368. For example, creation of new states, comma, creation and abolition of legislative councils, amendment in the 5th schedule, and so on. ठीक है, अब लिखो राइट, हेंस इट इज सेड दैट, है हाँ ऐसे मतलब समझो, हेंस इट इज सेड दैट इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ rigid and flexible. Some provisions by rigidity or flexible. ठीक है, लेकिन अभी भी क्वेश्चन रह गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, फिर से लिखो, हाउ टू आइडेंटिफाई विच इज ऑर्डिनरी लॉ and constitutional law. Constitutional law, फिर इस देखो, especially in a situation where procedure of passing the law is same. वैसे भी प्रोसीजर से नहीं जाना चाहिए, ठीक है, जब प्रोसीजर सेम है तो कंटेंट पे जाओ, ठीक है, तो इसका मतलब है इट इज आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट ऑफ लॉ। देखो, इट इज आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट ऑफ लॉ। अब जो ऑर्डिनरी लॉ है, देखो, ऑर्डिनरी लॉज रिलेटेड टू डे टू डे बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। Ordinary law is related to day-to-day business of the government. Income Tax Act, GST Act, ये Act, वो Act,
day-to-day business. Whereas constitutional law deals with the constitutional scheme कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, relations among different organs of government, nature of federation, constituent elements, इसका मतलब है इट हैज टू बी रिलेटेड टू द फंडामेंटल लॉ, स्ट्रक्चर में परिवर्तन, स्ट्रक्चरल लॉ और डे टू डे लॉ। ठीक है, तो अब आइडेंटिफाई कर लोगे कि नहीं? अभी भी नहीं। ब्रिटेन में आइडेंटिफाई करना आसान है। अगर ब्रिटेन में एनी लॉ इज पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी which says that from now onwards prime minister can be from either house of British parliament, ये कौन सा लॉ हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अगर सरकार के स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग से रिलेटेड है तो वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और अगर ऐसा लॉ आ जाए that from now onwards the goods entering in Britain from Ireland will be subjected to this much custom duties, ये क्या है? ऑर्डिनरी। सरकार के काम वाले जो होंगे ऑर्डिनरी लॉ होंगे, और सरकार के खुद पावर्स, देयर बेसिक पावर, देयर स्ट्रक्चर, देयर फंक्शनिंग, देयर फॉर्म विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड constitutional law and ordinary law differ from each other on the basis of passing of the bill, the manner in which bill is passed. Correct or not? Not entirely correct. It can be same procedure also. More is about constitutional law is about changing the structure of the constitution, and the ordinary law is day to day governance. तो अब इंडिया में स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो लेकिन बेसिक नहीं चेंज कर सकते, मतलब नींव नहीं चेंज कर सकते, फाउंडेशनल नहीं कर सकते। कहीं यूएस में कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट और उस गवर्नमेंट के काम वाले होंगे तो ऑर्डिनरी लॉ, फॉर्म वाले होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो राइट। ऐसे जनरली तो सुना होगा ना जॉइंट सिटिंग, ठीक है, तो ऐसे लिखो कैन देयर बी अ जॉइंट सिटिंग इन इंडिया ऑन Constitution Amendment Bill, on Constitution Amendment Bill? Answer is no. अब लिखो एक क्वेश्चन, कैन देयर बी अ जॉइंट सिटिंग ओवर अ बिल related to formation of new state if there is a disagreement between the two houses?
हो सकती है जॉइंट सिटिंग। यस, हमने क्या बोला है, तुम लोग को जो लगे उसका उल्टा बताओ। ठीक है, तो लिखो नो। किस बेसिस पे आपने बताया जॉइंट सिटिंग? जॉइंट सिटिंग अभी ऊपर क्या लिखा था? कैन देयर बी अ जॉइंट सिटिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल? नो। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑर्डिनरी बिल है या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है? तो आंसर क्यों गलत ऊपर, जबकि तुम लोग तो नकल भी ना कर पाओ अकल से। नकल करने के लिए ऊपर दिया था सेंटेंस, और जो आंसर दे रहे थे वो किस लॉजिक से दे रहे थे? हाँ, किस लॉजिक से कहा है? देखो, पॉलिटी इज बेस्ड ऑन लॉजिक। ठीक है, लॉजिक पर सब कुछ बेस्ड है। ठीक है, तो नहीं का लॉजिक क्या, हाँ का लॉजिक क्या था? नहीं का तो सही है, सबको पता है। तुम लोग का गलत वाले लॉजिक का क्या लॉजिक था? व्हाट वाज द लॉजिक? तो इसका लॉजिक, नहीं का लॉजिक लिखो नो, बिकॉज इट इज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल एंड नॉट अ ऑर्डिनरी बिल। ये बड़ा फिक्सेशन है दिमाग में कि ऐसी कोई भी चीज जो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाए वो ऑर्डिनरी बिल है। इस फिक्सेशन को हटाना है। बहुत महीन सा डिफरेंस होता है पॉलिटी में सही और गलत में। ठीक है, सही सब सही लगता है, सही में से गलत निकालना है। अब तो समझ में आया? तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इन ब्रिटेन, देयर इज नो डिफरेंस इन द वे statutory law or constitutional law is passed, but are they same? No. How will you identify content? So constitutional law has to do with basic design of the state, and ordinary law will have to do with the day to day governance. तो यहाँ बेसिक डिजाइन चेंज कर रहे हैं फेडरल यूनिट्स की, 25 से 28 कर रहे हैं, 28 से 29 कर रहे हैं, 29 से 28 कर रहे हैं। ठीक है, तो इट इज डीलिंग विथ व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर्म पे डिफरेंट है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ऐसे लिखो, व्हाट इज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन? लिखो, राइट, वेयर स्पेशल प्रोसीजर is required to amend. ठीक है, स्पेशल। अब लिखो, व्हाट इज स्पेशल प्रोसीजर? व्हाट इज स्पेशल प्रोसीजर और स्पेशल मेजॉरिटी कैसे डिफाइन करते हैं? लिखो, राइट, विच इज नॉट सिंपल मेजॉरिटी। जो सिंपल नहीं वो स्पेशल। स्पेशल बहुत तरीके का है। 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग भी स्पेशल है। 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मेजॉरिटी ऑफ द हाउस भी स्पेशल है। 3/4 ऑफ द हाउस भी स्पेशल है। सब कुछ स्पेशल है। जो सिंपल नहीं वो स्पेशल है। डेफिनेशन ये है, वी विल सी दैट। ठीक है, जहां वेयर यू रिक्वायर थिंग्स टू बी पास्ड बाय रिजिड और स्पेशल मेजॉरिटी। अब इसमें लिखो, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। A, written constitutions are ordinarily rigid. Ordinarily rigid. Next, ordinarily
the process of amendment of the Constitution should not be easy. Next, federal constitutions are ordinarily rigid. Next लिखो, unitary constitutions are always flexible. रिजिड फेडरल थोड़ा बहुत तो याद है, पता है ना जनरल चीजें. पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है? written constitutions are ordinarily rigid and unwritten are ordinary. एक और सेंटेंस लिखो, unwritten constitutions are ordinarily flexible. क्या कहना है आपका लास्ट पे? ठीक है, unwritten constitutions are ordinarily flexible. आपकी आत्मा क्या कह रही? यस, तो इस बार आपकी आत्मा वॉक्स पीपल वॉक्स दे, भगवान आप आत्मा की आवाज सुन लोगे तो सही पहुंचोगे. ठीक है, तो ऑर्डिनरली जो होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं. ठीक है, क्यों होते हैं? द क्वेश्चन इज वाई. पहले सेंटेंस लिखो और उसका रीजन लिखो, या इस रीजन मतलब लिखो. तो लास्ट वाला अब हम लोग देखते हैं. क्वेश्चन ये है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस आर ऑर्डिनरीली फ्लेक्सिबल बिकॉज, इसका रीजन क्या है? क्या रीजन हो सकता है? बिकॉज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस आर प्राइमरली governed by what? Conventions. ठीक है, अंडरलाइन करो कन्वेंशंस. कन्वेंशंस क्या है? अनरिटन रूल. अनरिटन है. अगर अनरिटन है, डू यू रिक्वायर अ बिल टू चेंज? नो, यू कैन चेंज इट. ठीक है, सिंस अनरिटन लिखो, राइट, सिंस अनरिटन change in the constitution does not even require bringing any law. ऐसे ही बदल जाएगा प्रथा. तो change in the constitution does not require bringing even any law. कोई बिल लाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही बदल दो प्रथा. ठीक है, तो मेन रीजन किसका खेल है वहां पे? कन्वेंशंस का. उससे अब फर्स्ट सेंटेंस क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस आर ऑर्डिनरली रिजिड. यस, क्यों? लॉजिक क्या है? टू ब्रिंग द बिल्स. हाँ, बिल्स आर रिक्वायर्ड. तो ऐसे थोड़ी रिटन, ऐसे अपने आगे कॉपी में लिखो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस आर ऑर्डिनरली रिजिड बिकॉज that is the purpose of writing. That is the purpose of writing the constitution. Otherwise, written constitutions are ordinarily rigid. लिखा तभी जाता है जब आप रिजिडिटी लाना चाहते हैं.
The purpose of having the written constitution is its rigidity. ठीक है, otherwise constitutions can be governed by conventions. फिर लिखो convention is a unwritten rule and therefore flexible, yeah, easy to change. Whereas written provisions are by default rigid. कभी कभी ऐसे कहते हैं लिख के ले आओ, तुम लोग भी कहते हो लिख के परमिशन दे दीजिए, ठीक है, यानी कि लिख के क्यों मांगते हो परमिशन? रिजिडिटी, नॉट इजी टू चेंज। वरना ओरल ओरल रहता तो कह देते कि भाई हमने तो कहा नहीं, तो तुम कहते हो लिखा हुआ है हमारे पास, तो लिखे से मुकरना थोड़ा मुश्किल है, रिटन। अब सेकंड क्या था सेंटेंस? क्या था? ऑर्डिनरीली ordinarily process of amendment should not be easy or should be easy? Correct, it should not be easy. लिखो, अब बताओ why it should not be easy, लिखो पीछे। Why amendment should not be easy? फिर लिखो because the purpose will be lost. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इफ इजिली अमेंडेड, लिखो कॉन्स्टिट्यूशन इफ इजिली अमेंडेड becomes plaything, plaything in the hands of rulers. So rule of law goes. कॉन्स्टिट्यूशन होने का ही कोई मतलब नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन इज टू लिमिट, आप अपने हिसाब से ही बदल दो, ठीक है। और क्या था लास्ट, और क्या था? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस आर ऑर्डिनरली रिजिड, करेक्ट। नेक्स्ट, written constitutions are always flexible, लिखो इसका है और ये रॉन्ग है, नॉट नेसेसरी। ठीक है, नॉट नेसेसरी। पर्पस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का रिजिडिटी ही है एक्चुअली, तो नॉट नेसेसरी लिखो, राइट। रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस आर ऑल्सो रिजिड, रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस आर, नहीं, यूनिटरी लिखो, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशंस कैन ऑल्सो बी रिजिड। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। पर्पस क्या है? पर्पस लिखो, बिकॉज rigidity is the purpose, for possessing the constitution. rigidity ही पर्पस है। तुमने ऐसे सुना तो होगा डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। एक क्वेश्चन और लिखो जरा, देखो, वेदर द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर makes amendment
rigid or easy? Rigid. Is this the right approach to make the constitution rigid? Government was making the constitution plaything. ठीक है, फिर लिखो why constitution should be rigid. अभी क्या आंसर बताया? प्लेथिंग नहीं होना चाहिए, पर्पस ही लॉस्ट हो जाएगा. Why constitutions should be rigid. ठीक है, लिखो राइट. If not rigid, it becomes plaything. इसका मतलब है देयर विल बी नो रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ मैन हो गया, इंदिरा गांधी का रूल हो गया, आज ये कर दो कल वो कर दो. ठीक है, तो डज डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ? यस और नो? जो लिमिट करे. इसका भी एक स्टाइलिश आंसर लिखो अगर पूछे. व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिजिड? इसका डायलॉग वाला आंसर लिखो. देखो, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट रिटन विथ इंक, दे आर रिटन विथ ब्लड. कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में ब्लडशेड होता है, रेवोल्यूशंस होते हैं, मेहनत होती है, पसीना होता है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ही ना बनाओ. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशंस आर रिटन इन इंक, नॉट इन इंक बट इन ब्लड. ठीक है, तो एक बढ़िया इन्फ्लुएंशियल इंसान क्या बोलेगा? व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिजिड? बिकॉज दे आर रिटन विथ ब्लड. ठीक है, डोंट प्ले विथ द कॉन्स्टिट्यूशंस, डोंट एंड द ऑर्डर, it will lead to chaos. Whereas तुम लोग तो कुछ भी बोलोगे, ठीक है, ऑर्डिनरी है, कानून बनाना था जिसका कोई संबंध ना हो, लेकिन अगर पढ़ने के बाद बोलोगे बिकॉज द वेरी पर्पस ऑफ हैविंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिडिटी. ठीक है, तो आई होप यू हैव गॉट कंफ्यूज्ड. हाँ, कंफ्यूज नहीं हुए? ठीक है, कंफ्यूजन से क्लैरिटी आएगी. चलो, तो टुमारो वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास. इफ इट गोज फास्ट एंड स्लो टेल द टीचर. ठीक है, फाइन. यूनिटी इन डाइवर्सिटी पढ़ोगे एनसीईआरटी से, उसका एक बनाओगे असाइनमेंट, उसके की पॉइंट्स, की नोट्स, और वो क्वेश्चन दोगे मुझे.